नमस्कार, आप देख रहे हैं संसद टीवी। मैं हूं आपके साथ शालिनी खंडेलवाल। स्वागत है आप सभी का टॉप न्यूज में। दिखाएंगे आपको देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें, आर्थिक जगत और खेल जगत के समाचार भी। आइए शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। चीन में कोरोना के नए मामलों के लिए जिम्मेदार ओमिक्रॉन BF.7 वेरिएंट के भारत में 3 मामले मिलने से चिंता। समीक्षा बैठक में स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने किसी भी स्थिति से निपटने का दिलाया भरोसा। WHO ने चीन में कोरोना के बढ़ते मामलों पर जताई चिंता। चीन द्वारा जीरो कोविड नीति को छोड़ने को बताया कारण। ज़ेलेंस्की की यात्रा के दौरान अमेरिका ने यूक्रेन को $1.8 अरब की सहायता देने की घोषणा। क्रेमलिन ने कहा, अमेरिकी सहायता से युद्ध भड़कने की आशंका। RBI गवर्नर शक्तिकांत दास की चेतावनी, वित्तीय संकट की वजह बन सकती है निजी क्रिप्टो करेंसी। बिटकॉइन जैसे साधनों पर प्रतिबंध की भी मांग की। भारत बांग्लादेश के बीच दूसरा टेस्ट मीरपुर में आज से। बांग्लादेश ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का किया फैसला। सीरीज में क्लीन स्वीप करने उतरेगा भारत। टॉप न्यूज में अब खबरें विस्तार से। चीन समेत दुनिया भर के कई देशों में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच भारत में भी एक चिंता बढ़ाने वाली खबर सामने आई है। चीन में एक बार फिर कोरोना के बिगड़ते हालात के लिए ओमिक्रॉन के जिस सब वेरिएंट BF.7 को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है, उसी के 3 मामले भारत में भी पाए गए हैं, जिसके बाद केंद्र सरकार और स्वास्थ्य मंत्रालय सतर्क हो गया है। जानकारी के मुताबिक गुजरात जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान केंद्र द्वारा अक्टूबर में भारत में BF.7 के पहले मामले का पता चला था। अब तक गुजरात और ओडिशा में कुल मिलाकर 3 मामले सामने आए हैं। विशेषज्ञों ने कहा है कि अभी तक कोविड मामलों की संख्या में कोई बड़ी वृद्धि नहीं हुई है, लेकिन मौजूदा और उभरते सब वेरिएंट पर नजर रखने के लिए निरंतर निगरानी की आवश्यकता है। कोरोना को लेकर सरकार किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कोविड स्थिति को लेकर उच्च स्तरीय बैठक के बाद ये बात कही। कुछ देशों में कोविड के बढ़ते मामलों को देखते हुए विशेषज्ञों और अधिकारियों के साथ स्थिति की समीक्षा की गई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने सभी को सतर्क रहने और निगरानी तंत्र को मजबूत करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि कोविड अभी समाप्त नहीं हुआ है। चीन, जापान, अमेरिका, कोरिया और ब्राजील में कोविड के मामलों में अचानक आई तेजी को देखते हुए मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से सकारात्मक नमूनों की जीनोम सीक्वेंसिंग को तेज करने के लिए कहा था। क्राउडिंग में आ गया हूं तो मुझे मास्क लगाना है। अंदर भी अगर क्राउडिंग है तो वहां भी हमने मास्क लगाना है। इसी प्रकार सोशल डिस्टेंसिंग की जो एडवाइजरी अभी तक है आपके समक्ष, उसका ख्याल रखिए। एंड अगेन देयर दोज विद कोमॉर्बिडिटीज, दोज विद अ पर्टिकुलर एज, सीनियर सिटीजन, उनके लिए ये और भी जरूरी है। और ये हमें अपनी नॉर्मल लाइफ को लीड करते हुए, नॉर्मल काम करते हुए इनका ये प्रिकॉशन हमें लेनी है। बीजेपी के 3 सांसदों की ओर से कोरोना प्रसार को लेकर चिंता जताए जाने का हवाला देते हुए स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी से अनुरोध किया कि अगर कोविड प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया जा सकता तो वे भारत जोड़ो यात्रा निलंबित करने पर विचार करें। राहुल गांधी और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को लिखे पत्र में स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि राजस्थान के 3 सांसद PP चौधरी, निहाल चंद और देवजी पटेल ने चिंताएं व्यक्त की हैं कि उनसे अनुरोध किया है और मार्च के दौरान मास्क और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करने समेत कोविड प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन किया जाए और टीके की खुराक लेने वाले लोगों को ही पदयात्रा में भाग लेने की अनुमति दी जाए। स्वास्थ्य मंत्री ने अनुरोधों को ध्यान में रखते हुए तत्काल कार्रवाई करने का आग्रह किया है। राजस्थान में भारत जोड़ो यात्रा में गए हुए कई लोगों को कोविड पॉजिटिव पाया गया है। हिमाचल के सम्मानीय मुख्यमंत्री जी भी भारत जोड़ो यात्रा में गए थे। उसके बाद उसमें भी कोविड पॉजिटिव पाया गया और उसको देखते हुए राजस्थान में कोविड ना फैले
इस विषय के लिए आप कुछ कार्यवाही करिए। कोरोना के बढ़ते हुए केसों को देखते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया की राहुल गांधी को लिखी चिट्ठी पर सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि यात्रा को मिल रहे प्रतिसाद से घबराकर स्वास्थ्य मंत्री ने यह अपील की है। भारत जोड़ो यात्रा के चलते मोदी सरकार खुद बुखलाए हुए हैं। आप भारत जोड़ो यात्रा के असर खुद देख रहे हो कि महाराष्ट्र में बीजेपी नस्तानाबूद हो चुके हैं, सुपड़ा साफ होने जा रहे हैं बीजेपी। तो ये डर के मारे ये आम लोगों की निगाह भटकाने के लिए बुखलाए हुए बीजेपी पार्टी ये तरह तरह की सारे सवाल उठा रहे हैं। अन्य कदम उठाने का निर्देश दिया। आज संसद के शीतकालीन सत्र का 12वां दिन है। लोकसभा में आज एक विधेयक विचार और पारित किए जाने के लिए सूचीबद्ध है। निचले सदन में आज निरसन और संशोधन विधेयक 2022 पर चर्चा होगी। लोकसभा महासचिव राज्यसभा से प्राप्त संदेशों की जानकारी सदन को देंगे। लोकसभा में आज दिवंगत सांसदों को श्रद्धांजलि भी दी जाएगी। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी कार्य मंत्रणा समिति के 38वें प्रतिवेदन से संबंधित प्रस्ताव को सहमति के लिए पेश करेंगे। साथ ही सदन में प्रश्नकाल के दौरान अहम प्रश्न पूछे जाएंगे। विभिन्न अहम पत्र सभा पटल पर रखे जाना और नियम 377 के अधीन लोकहित के मुद्दों पर चर्चा होना भी सूचीबद्ध है। वहीं राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा में आज 3 विधेयक विचार और पारित किए जाने के लिए सूचीबद्ध हैं। संविधान अनुसूचित जनजातियां आदेश 2, 3 और 4 संशोधन विधेयक 2022 विचार और पारित किए जाने के लिए पेश किए जाएंगे। इसके साथ ही उच्च सदन में प्रश्नकाल के दौरान अहम प्रश्न पूछे जाएंगे। नियम 377 के अधीन सदस्य लोकहित से जुड़े मुद्दों को उठाएंगे और सभा पटल पर अहम पत्र भी रखे जाएंगे। पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों के बारे में वक्तव्य देंगे। संसदीय पैनल ने विदेश मंत्रालय से प्रत्यर्पण अनुरोधों से संबंधित मुद्दों को देखने के लिए टास्क फोर्स गठित करने के लिए कहा है। एक संसदीय पैनल ने बुधवार को कहा कि विदेश मंत्रालय को विभिन्न देशों में भारत के प्रत्यर्पण अनुरोधों के लंबित होने के कारणों पर गौर करने के लिए एक टास्क फोर्स का गठन करना चाहिए और उनके शीघ्र फलीभूत होने के उपायों का सुझाव देना चाहिए। समिति ने विदेश मंत्रालय द्वारा अंतर मंत्रालयी समूह की स्थापना के लिए पहले की एक रिपोर्ट में इसकी सिफारिश पर ध्यान नहीं देने पर भी निराशा व्यक्त की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मणिपुर के नोनी जिले में एक स्कूल बस दुर्घटना में छात्रों की मौत पर दुख जताया और प्रत्येक मृतक के परिजन को 2-2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि और घायलों को 50,000 रुपए देने की घोषणा की। पीएमओ के मुताबिक प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से ये राहत प्रदान की जाएगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि मणिपुर सरकार प्रभावित लोगों को हर संभव सहायता प्रदान कर रही है। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए और गंभीर रूप से घायलों को 1-1 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। वहीं सभी स्कूलों के अधिकारियों को दुर्घटना के मद्देनजर 10 जनवरी 2023 तक स्कूल भ्रमण का आयोजन या संचालन नहीं करने का निर्देश दिया गया है। यह हादसा मणिपुर की राजधानी इम्फाल से करीब 55 किलोमीटर दूर पहाड़ी जिले के लोंगसाई इलाके के पास ओल्ड कछार रोड पर हुआ। इस हादसे में 7 छात्रों की मौत हो गई जबकि 25 अन्य घायल हो गए। राष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने इस दुर्घटना पर दुख जताया और शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना प्रकट की। और अब बात करते हैं मौसम की। कड़ाके की ठंड के चलते उत्तर भारत के बड़े हिस्से को कोहरे ने चपेट में ले लिया है। घने कोहरे से दृश्यता स्तर में कमी आने के कारण रेल सेवाएं बाधित हो रही हैं और उत्तर प्रदेश में कई वाहन आपस में टकरा गए हैं। कोहरे की वजह से लखनऊ गोरखपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर कई वाहनों की भिड़ंत में कम से कम 11 लोग घायल हो गए। इस दौरान दिल्ली में हल्का कोहरा छाया रहा, जहां 18 ट्रेनें 1.5 से 5 घंटे की देरी से चलीं। दिल्ली हवाई अड्डे पर उड़ानों का परिचालन सामान्य रहा। हालांकि चंडीगढ़, वाराणसी और लखनऊ में खराब मौसम के कारण 3 उड़ानों को दिल्ली हवाई अड्डे पर लौटा दिया गया या उनका मार्ग बदल दिया गया। कश्मीर में सर्दियों के 40 दिनों का सख्त मौसम कहा जाने वाला चिल्लई कला की शुरुआत हो गई है।
फिलहाल रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद अंतर्राष्ट्रीय जगत की बड़ी खबरें और साथ ही नजर डालेंगे व्यापार और खेल जगत के समाचारों पर। आप बने रहिए हमारे साथ। Foreign policy matters more than ever before in our interdependent, globalized world. And to get an in-depth analysis of all that is happening in India's external relations, tune into Diplomatic Dispatch. So keep watching Diplomatic Dispatch only on Sunset Television. ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है टॉप न्यूज में। अंतर्राष्ट्रीय खबरों से पहले अब एक नजर डाल लेते हैं टॉप 10 खबरों पर। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज लोकसभा सचिवालय द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में शामिल होंगे और सचिवालय के कर्मचारियों के वार्डों को मेधावी पुरस्कार प्रदान करेंगे। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 जनवरी को हुबली और धारवाड़ शहरों में राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन करेंगे। स्वामी विवेकानंद की जयंती के मौके पर युवा महोत्सव में राज्यों के लगभग 7,500 प्रतिनिधि भाग लेंगे। कर्नाटक को इस युवा महोत्सव की मेजबानी का मौका देने के लिए मुख्यमंत्री बोम्मई ने प्रधानमंत्री का आभार जताया। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। उन्होंने प्रधानमंत्री से आगामी विकास योजनाओं के संबंध में चर्चा की। पंजाब में इंटरनेशनल बॉर्डर पर पाकिस्तानी ड्रोन लगातार देखे जा रहे हैं। सीमा सुरक्षा बल के जवानों ने अंतर्राष्ट्रीय सीमा के रास्ते पंजाब में घुसने वाले एक पाकिस्तानी ड्रोन को मार गिराया है। ड्रोन पाकिस्तानी सीमा में जा गिरा। घटना अमृतसर में दाओ के पुलिस चौकी के पास हुई। दिल्ली नगर निगम की पहली बैठक 6 जनवरी को होगी। इसी बैठक में मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव होगा। बुधवार को इसको लेकर अधिसूचना जारी कर दी गई। वहीं मेयर चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 27 दिसंबर 2022 है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने 3 नई योजनाओं की घोषणा की है। इनमें कृषि और संबद्ध क्षेत्रों का समग्र विकास, आकांक्षी शहर और जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के लिए महत्वाकांक्षी पंचायत योजनाएं शामिल हैं। सिन्हा ने कहा कि इन योजनाओं से जम्मू कश्मीर में किसान समृद्धि और ग्रामीण आजीविका सुरक्षा के क्षेत्र में एक नए अध्याय की शुरुआत होगी। झारखंड सरकार ने चालू वित्तीय वर्ष के लिए 8,533.89 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट पेश किया है। चालू वित्तीय वर्ष के लिए द्वितीय अनुपूरक बजट में राजस्व खर्च के लिए 4,671.14 करोड़ रुपए और पूंजीगत खर्च के लिए 3,862.74 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। बेलगावी में कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई के मंत्रिमंडल की बैठक में पंचमसाली लिंगायतों की कोटा मांग पर चर्चा हो सकती है। अगले साल अप्रैल से मई में होने वाले विधानसभा चुनावों के मद्देनजर यह कदम महत्वपूर्ण होगा। पंचमसाली लिंगायत प्रमुख वीर शैव लिंगायत समुदाय का एक उप संप्रदाय है। ओडिशा में भाजपा आज सरकारी धान खरीद केंद्र में किसानों के शोषण के विरोध में मंडी चलो अभियान की शुरुआत करेगी। और दिल्ली की एक अदालत 200 करोड़ रुपए के धन शोधन मामले की आरोपी अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडीज द्वारा विदेश यात्रा की अनुमति मांगने वाली याचिका, जिसमें ठग सुकेश चंद्रशेखर भी शामिल है, की आज सुनवाई करेगी। टॉप 10 के बाद अब एक नजर अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर। रूस से जारी जंग के बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की अमेरिका के दौरे पर हैं।
इस दौरान दोनों देशों के बीच रूस से युद्ध के बाद उपजे हालात और उससे निपटने की स्थिति पर चर्चा हुई। अमेरिका ने यूक्रेन के लिए $1.8 बिलियन की अतिरिक्त सैन्य सहायता देने का ऐलान किया है। दोनों देशों के बीच बिना किसी समझौते के युद्ध को शांतिपूर्ण ढंग से खत्म करने पर सहमति बनी। इससे पहले अमेरिका पहुंचे ज़ेलेंस्की का जोरदार तरीके से स्वागत हुआ। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने उनका व्हाइट हाउस में स्वागत किया। बता दें कि यूक्रेनी राष्ट्रपति की रूस के युद्ध के बाद से ये पहली यात्रा है। Free, independent, prosperous, and secure Ukraine is the vision. We both want this war to end. We both want it to end. And as I've said, it could end today if Putin had any dignity at all and did the right thing and just said, pulled out. But that's not going to happen. रूस के राष्ट्रपति कार्यालय क्रेमलिन ने चेतावनी दी है कि कीव को अमेरिकी हथियारों की आपूर्ति में इजाफा यूक्रेन में 10 महीने से चल रहे युद्ध की स्थिति को और खराब कर देगा। क्रेमलिन के मुताबिक अमेरिका द्वारा हथियारों की आपूर्ति जारी है। आपूर्ति किए गए विभिन्न हथियारों की विविधता बढ़ रही है। इन सब के कारण बेशक संघर्ष और बढ़ेगा और ये यूक्रेन के लिए अच्छा साबित नहीं होगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO के प्रमुख ने कहा कि एजेंसी चीन में गंभीर कोरोना वायरस बीमारी की बढ़ती रिपोर्ट के बारे में बहुत चिंतित है। WHO के मुताबिक देश ने बड़े पैमाने पर अपनी जीरो कोविड नीति को छोड़ दिया है, जिस वजह से बड़ी संख्या में लोग संक्रमित हो रहे हैं और टीकाकरण की दर में वो पिछड़ रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी को चीन में कोविड-19 की गंभीरता पर अधिक जानकारी की आवश्यकता है, विशेष रूप से अस्पताल और गहन देखभाल इकाई में प्रवेश के बारे में। WHO is very concerned over the evolving situation in China, with increasing reports of severe disease. In order to make a comprehensive risk assessment of the situation on the ground, WHO needs more detailed information on disease severity, hospital admissions, and requirements for ICU support. WHO is supporting China to focus its efforts on vaccinating people at the highest risk across the country. And we continue to offer our support for clinical care and protecting its health system. काफी खींचतान के बाद इजराइल में अब प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने सरकार बनाने की घोषणा कर दी है। उन्होंने राष्ट्रपति इसहाक हर्जोग को बताया कि वो 38 दिनों की गठबंधन वार्ता के बाद सरकार बनाने में कामयाब रहे। इस घोषणा के बाद नेतन्याहू अब इजरायली सरकार के प्रमुख के रूप में वापसी कर रहे हैं। बता दें कि आधी रात की समय सीमा खत्म होने के कुछ क्षण पहले नेतन्याहू ने राष्ट्रपति इसहाक हर्जोग को एक फोन कॉल के दौरान ये बात कही। अंतर्राष्ट्रीय खबरों के बाद अब एक नजर डाल लेते हैं मुख्य आर्थिक खबरों पर। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने ये चेतावनी दी है कि निजी क्रिप्टो को बढ़ने की अनुमति देने से अगला वित्तीय संकट पैदा हो सकता है। उन्होंने बिटकॉइन जैसे साधनों पर प्रतिबंध लगाने की मांग भी की। आरबीआई गवर्नर ने कहा, क्रिप्टो करेंसी में व्यापक आर्थिक और वित्तीय स्थिरता से जुड़े बड़े जोखिम शामिल हैं और हम इस बारे में हमेशा बताते रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारत में बुनियादी आर्थिक गतिविधियां मजबूत बनी हुई हैं, लेकिन बाहरी कारकों से अर्थव्यवस्था को कुछ नुकसान होगा। केंद्रीय बैंक ने इस महीने की शुरुआत में अगले वित्त वर्ष 2023-24 के लिए अपने वृद्धि दर के अनुमान को पहले के 7% से घटाकर 6.8% कर दिया है। मौद्रिक नीति कार्रवाई में समय से पहले रोक लगाना एक महंगी नीतिगत गलती साबित हो सकता है। मौद्रिक नीति समिति यानी एमपीसी की एक बैठक में ब्याज दरों में बढ़ोतरी के बारे में फैसला करते वक्त आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने ये राय जाहिर की है। एमपीसी ने इस महीने की शुरुआत में रेपो दर में 0.35% की बढ़ोतरी की थी। दिसंबर में हुई इस बढ़ोतरी से पहले आरबीआई ने 4 बार में रेपो दर में 1.90% की वृद्धि की थी। 5 से 7 दिसंबर के दौरान हुई एमपीसी की बैठक में कहा कि मौद्रिक नीति कार्रवाई में समय से पहले ठहराव महंगा साबित हो सकता है। क्रिकेट टीम के 2 बड़े प्रायोजक एडटेक मेजर बायजूस और एमपीएल स्पोर्ट्स बीसीसीआई के साथ अपने प्रायोजन करार को खत्म करना चाहते हैं। जून में बायजूस ने करीब $3.5 करोड़ में
बोर्ड के साथ नवंबर 2023 तक अपना जर्सी प्रायोजन करार बढ़ाया था। बायजूस अब बीसीसीआई के साथ अपना करार खत्म करना चाहता है, लेकिन बोर्ड ने कंपनी से कम मार्च 2023 तक करार जारी रखने को कहा है। इस मामले की चर्चा बीसीसीआई शीर्ष परिषद में की गई। बायजूस ने 2019 में ओप्पो की जगह ली थी। और अब बात खेल जगत से आने वाली बड़ी खबरों की। भारत और बांग्लादेश के बीच 2 टेस्ट मैचों की सीरीज का दूसरा टेस्ट मैच आज से शुरू हो गया है। मीरपुर में खेले जा रहे इस टेस्ट मैच में बांग्लादेश ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है। पहले टेस्ट की तरह इस टेस्ट मैच में भी इंजरी की वजह से रोहित शर्मा नहीं खेल रहे हैं। आपको बता दें कि सीरीज का पहला टेस्ट जीतकर टीम इंडिया सीरीज में 1-0 से आगे है। ऐसे में मेहमान टीम दूसरा मैच भी जीतकर सीरीज में क्लीन स्वीप करना चाहेगी। टॉप न्यूज में फिलहाल इतना ही। जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं आज के दिन यानी कि 22 दिसंबर से जुड़े इतिहास के साथ। 22 दिसंबर साल 1887 को श्रीनिवास अयंगर रामानुजन का जन्म तमिलनाडु के इरोड में हुआ। वे महान भारतीय गणितज्ञ थे। उनका नाम आधुनिक काल के महानतम गणितज्ञों में शामिल है। उन्होंने महज 32 साल के जीवन काल में पूरी दुनिया को गणित के अनेक सूत्र और सिद्धांत दिए। हाल ही में उनके सूत्रों को क्रिस्टल विज्ञान में प्रयोग किया गया। उनकी जयंती पर हर वर्ष राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है। 22 दिसंबर साल 1851 को ब्रिटिश काल में बनी भारत की पहली रेलवे लाइन और भाप के इंजन का सर्वप्रथम उपयोग किया गया। इस रेल ने उत्तराखंड के रुड़की से पिरानकलियर के बीच करीब 5 किलोमीटर की दूरी तय की थी। इस इंजन की रफ्तार 6.4 किलोमीटर प्रति घंटा थी। हालांकि इसका सार्वजनिक क्षेत्र में उपयोग न होने के कारण देश की पहली रेल अप्रैल 1853 में बम्बई से ठाणे के बीच चली पैसेंजर रेल को माना गया। 22 दिसंबर साल 2010 को अमेरिकी सेना में समलैंगिकों की सेवाओं को कानूनी मान्यता प्राप्त हुई। तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने सेना में समलैंगिकों की सेवाओं के संबंध में डोंट आस्क डोंट टेल नीति को निरस्त करने के लिए नए कानून पर हस्ताक्षर किए। इससे पहले साल 1993 में लागू हुए डोंट आस्क डोंट टेल कानून के चलते समलैंगिक सैनिकों को अपनी लैंगिकता छिपाने को मजबूर होना पड़ता था और उनके समलैंगिक होने की बात सामने आने पर उन्हें सेना से निकाल दिया जाता था।